त्वचा से संबंधित रोगों को चर्म रोग कहा जाता है। संक्रमण, एलर्जी, केमिकल, कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। ज़्यादातर चर्म रोगों में दांत खाज, खुजली, सोराइसिस, सफ़ेद दाग आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं। महिलाओं में चर्म रोग अवसाद का कारण भी बन जाता है। हालांकि त्वचा संबंधी रोगों का उपचार संभव है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। इसे लेकर डॉक्टर सचिन अग्रवाल ने चर्म रोग से पीड़ित मरीजों के लिए कुछ आसान से टिप्स हैं। ये चर्म रोग को जल्द से जल्द खत्म करने में मदद कर सकते हैं। ये बताया कि स्किन संबंधित बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने में काफ़ी समय लगाती हैं। इस दौरान आपका खान पान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में चर्म रोग के मरीजों को कुछ खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। मैं पिछले 13 साल से मुरादाबाद शहर में अपने प्राइवेट क्लिनिक विनायक स्किन क्लिनिक पे चर्म रोग, स्वास्थ्य, सौंदर्य रोग और स्किन से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनकी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। आज की तारीख में हमें बालों की समस्या से जो दिक्कतें उत्पन्न हैं उनके संदर्भ में बात करनी है। अब आम तौर पे बाल झड़ना कई प्रकार से हो सकता है। मिसाल के तौर पे कहें तो डिफ्यूज़ हेयर लॉस, कि पूरे सिर के बाल झड़ रहे हैं। एक लोकलाइज्ड हेयर लॉस होता है, उसे एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। तो शुरू करते हैं एलोपेशिया एरियाटा से। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें लोकलाइज्ड हेयर लॉस होता है, एक पैची लॉस होता है। वो सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। अमूमन उसका कोई कारण नहीं होता है। कुछ केसेस में उसका एसोसिएशन थायराइड से जुड़ सकता है। उसका ट्रीटमेंट ज़रूरत के हिसाब से और वक्त के साथ सुचारू रूप से किया जाता है। लेकिन सारे बालों के दिक्कतों के संदर्भ में खान पीन का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि डाइट में न्यूट्रिशियस डाइट हो, प्रोटीन रिच डाइट हो और फास्ट फूड कम से कम खाएं। अपने बालों का ख्याल रखने के लिए गीले बालों को कॉम्ब ना करें। बालों में अगर डैंड्रफ है तो रेगुलर शैम्पू करें और कोई हेयर ड्रायर या कुछ अन्य केमिकल, ब्लीच या हेयर स्टाइल के हिसाब से कलरिंग बालों को ना किया जाए। अब डिफ्यूज़ हेयर लॉस की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आज के चल रही है कि बाल झड़ने का कारण समझ में ही नहीं आता है। रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, सब कुछ सही है, लेकिन इनडायरेक्टली खान पीन और स्ट्रेस एक कॉमन फैक्टर पाया गया है जिसको हमें अपनी तरफ से खाने पीने के संबंधित चीज़ों को सही रखना चाहिए। मेल पैटर्न बाल्डनेस आज की तारीख में सबसे कॉमन दिक्कत बालों की मेल्स में है, जो वक्त से बहुत पहले शुरू हो जाती है और वो निरंतर एक प्रक्रिया है जिसको हमें दवाई के ज़रिए रोकना और समझना होता है। ये एक फ़ोटोग्राफ है, इसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए कुछ स्टेजेस दी हुई हैं। इस प्रकार ये दिक्कत शुरू होती है तो निरंतर प्रोग्रेसिव रहती है। पेशेंट पूछते हैं कितने दिन इलाज चल रहा है, तो उसको ये कहा जाता है ये एक प्रोग्रेसिव दिक्कत है और इस दिक्कत के लिए निरंतर प्रयास करना है। प्रयास के साथ साथ दवा का सहारा लेना है और खान पीन का ध्यान रखना है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये प्रोग्रेसिव होते हुए आगे बढ़ती रहेगी और इसकी एंड स्टेज यहाँ पर आ जाएगी। क्योंकि ये वक्त से पहले हो रहा है तो हमें ध्यान वक्त से पहले ही देना है, बाद में नहीं देना है। कई बार पेशेंट बहुत लेट आते हैं, उन केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हो पाता है। फिर उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ फिर एक थेरेपी होती है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न, और अगर वो भी पूरी तरह से कारगर नहीं होती है तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट एक लास्ट ऑप्शन बचता है। अब ट्रीटमेंट में जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो वेरी करता है दिक्कत के हिसाब से, जिसमें एक बायोटिन सप्लीमेंट तो सब में दिया जाता है, लेकिन एलोपेशिया एरियाटा है उसका अलग ट्रीटमेंट है, मेल पैटर्न बाल्डनेस है उसका अलग ट्रीटमेंट है। और इनके साथ साथ जो मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसमें डर्मा रोलर आता है, PRP थेरेपी होती है। तो डर्मा रोलर एक डिवाइस होती है जिसमें फाइन ब्लीडिंग हम उसको देते हैं जिससे उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, और वो सिक्वेंशली कुछ वीक्स में किया जाता है। एक PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है, वो इन सभी चीज़ों को एनहांस करने के लिए है। जो भी ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है उसे यूजुअली अगर कोई रेजिस्टेंट एलोपेशिया एरियाटा है तो भी दे सकते हैं, नहीं तो डिफ्यूज़ हेयर लॉस, मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में अच्छे से उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में हम पेशेंट से उसका स्वतः ब्लड लेते हैं, एक ज़रूरत के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज़ करने के बाद कि उसको सेंट्रीफ्यूज़ करके उसका सीरम ले लिया जाता है, और फाइन नीडल इंसुलिन सिरिंज के ज़रिए और भी प्रोब्स होती हैं जिनके ज़रिए
पूरे सिर में डिफरेंट साइड्स पे थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट किया जाता है इंटरडर्मली। वो एक खाद का और या एनहांस का काम करता है, जिससे वहाँ का बड़ा न्यूट्रिशियस जो एनवायरनमेंट होता है वो न्यूट्रिशनली वहाँ का एरिया बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे हेयर्स को अच्छी खाद मिल जाती है मौके पे, ब्लड के साथ साथ मौके पे जो हम लोकली दे रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स दवाइयों का और अच्छा बन जाता है। तो ये देखा गया है कि इस ट्रीटमेंट को अगर हम 15 से 20 दिन में या महीने में एक बार फॉलो करें कुछ महीनों तक, तो उसका कई गुना ज़्यादा फ़ायदा बालों की ग्रोथ में दिखता है और वो लंबे समय तक सस्टेन भी करते हैं, वो कमज़ोर नहीं रह जाते हैं कि दवाइयों से आराम आ रहा है, कुछ टाइम बाद दवाइयाँ रुकी फिर झड़ने शुरू हो गए। तो आज की तारीख में PRP एक अच्छा ऑप्शन है ट्रीटमेंट के साथ साथ जितने भी बालों की झड़ने वाली दिक्कतें हैं उसमें। अगर कहीं मजबूरी फंसती है, मेल पैटर्न बाल्डनेस या कोई एलोपेशिया एरिएटा जो रेजिस्टेंट ही है, उन सब केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट लोकलाइज्ड या मेल पैटर्न के हिसाब से या फीमेल पैटर्न में भी किया जा सकता है।